हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। SW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। प्राचीन काल में उत्तर व दक्षिण भारत के बीच आवागमन के मुख्य राजमार्ग पर स्थित बयाना या विजयगढ़ सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दुर्ग रहा है। विराम पुराणों में बयाना के निकट के पर्वतीय अंचल को सोड़ितगिरी तथा बयाना नगर को सोड़ितपुर कहा गया है। विराम एक ऊंचे पहाड़ पर बने बयाना के किले को अपनी दुर्भेद्यता के कारण बादशाह दुर्ग और विजयगढ़ का भी नाम दिया जाता रहा है। विराम बयाना की ख्याति इसके पास स्थित अनगिनत कब्रगाहों के कारण भी रही है। विराम मध्यकाल में यह क्षेत्र अनेकानेक ऐतिहासिक युद्धों का केंद्र स्थल रहा है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी। यस, कुछ सेकंड से। भारत के आधुनिक काल में प्रवेश के साथ ही उसके सांस्कृतिक पुनर्पाठ की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। विराम इस पुनर्पाठ के केंद्र में आने का एक कारण यह है कि अंग्रेजों को भारत में पैर जमाते ही सांस्कृतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। विराम इस प्रतिरोध के नायक थे हमारे सन्यासी। विराम यह सन्यासी 10 नामी संप्रदाय से संबंध रखते थे। विराम इस संप्रदाय का संबंध आदि शंकराचार्य के मठों के साथ था। विराम उन्होंने भारतीय संस्कृति की शक्ति मूलक पुनर्व्याख्या को अपनी प्रतिरोध चेतना का आधार बनाया। विराम पैरा इससे अंग्रेजों को यह लगा कि भारत की संस्कृति का अध्ययन किए बिना वे भारत को कभी भी पूरी तरह अपने वश में नहीं कर सकेंगे। विराम इस प्रकार अंग्रेज भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने और उसकी अपने दृष्टिकोण से पुनर्व्याख्या के काम में जुट गए। विराम पैरा 1820 से लेकर 1900 तक के काल को हम सांस्कृतिक पुनर्व्याख्या का दूसरा चरण कह सकते हैं। विराम इस काल में पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाने आरंभ कर दिए थे। विराम उस कारण हमारे विद्वानों ने भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत पुनर्व्याख्या करनी आरंभ कर दी। विराम अवतारों को प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण करना आरंभ हो गया। विराम इस काल में मिथकों को काल्पनिक मानने की ओर रुख किया गया। विराम पौराणिक कर्मकांड और मूर्ति पूजा की बात को अपने पीछे छोड़ते हुए ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज जैसे नए धर्म संप्रदाय विकसित होने लगे। विराम यह काल भारतीय संस्कृति की पुनर्व्याख्या का सर्वाधिक प्रगतिशील काल कहा जा सकता है। विराम पैरा 1900 से लेकर 1947 तक का काल भारतीय संस्कृति की पुनर्व्याख्या का तीसरा चरण कहा जा सकता है। विराम इसे हम उसकी समन्वय मूलक पुनर्व्याख्या का काल कह सकते हैं। विराम
इस काल में संस्कृति के अंतर्विरोधों से यथासंभव उबरने का प्रयास किया गया। ब्राह्मण और शूद्र को एक मंच पर लाने का प्रयास हुआ। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाली भारतीय संस्कृति की उदार व्याख्या इस्लाम के मानवीय एवं प्रगतिशील रूपों से आपसदारी की ओर खुलती है। हिंदी साहित्य के धरातल पर इसी दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर छायावाद तक की संस्कृति चेतना की बात करें तो वह मूलतः समन्वयात्मक है। इस दौर में सांप्रदायिकता का उभार भी हुआ जो समन्वय चेतना की अपर्याप्तता से उपजे असंतोष की काली छाया है। पैरा आजादी मिलने के बाद भारतीय संस्कृति की धर्मनिरपेक्ष पुनर्व्याख्या वाला चौथा चरण सामने आता है। इस काल में ब्राह्मणवादी वर्चस्व से जुड़े संस्कृति संबंधी रूपों और धारणाओं के प्रति नकारात्मक रुख अपनाया जाता है और उनके स्थान पर भारतीय संस्कृति की दमित और गौड़ परंपराओं को केंद्र में लाने का प्रयास किया जाता है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर नामवर सिंह तक हमारे बड़े आलोचक भारतीय संस्कृति की दूसरी परंपरा की खोज में अधिक रुचि लेते दिखाई देते हैं। पैरा 1990 के बाद भारतीय संस्कृति की पुनर्व्याख्या का पांचवा चरण प्रकट होता है। यह भारतीय संस्कृति की पुनर्व्याख्या के सत्ता वर्चस्वी रूपों के प्रकट होने का काल है। इस काल में विविध जन समूह जातियां तथा सामाजिक वर्ग संस्कृति की व्याख्या अपने अपने सत्ता विमर्श के आईने में करते हैं। समाज की मुख्य धारा हिंदुत्ववादी व्याख्या के साथ सामने आती है जबकि आदिवासी दलित स्त्री तथा वनवासी अपने अपने समांतर सत्ता वर्चस्व को चरितार्थ कर सकने वाले संस्कृति पाठ को प्रस्तुत करते हैं। इन्हें प्रति वर्चस्वी संस्कृति पाठ कहा जा सकता है। पैरा इस संदर्भ में मुख्य धारा श्री राम केंद्र में लाकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करती है तो समांतर रूप में उभर रहे दलित स्त्री और वनवासी जन समुदाय उन संस्कृति नायकों को सामने लाते हैं जो परंपरागत ब्राह्मणवादी वर्चस्व के लिए चुनौती माने जा सकते हैं। इस संदर्भ में महिषासुर बलि रावण घटोत्कच भीम अहिल्या संबुक और विश्वकर्मा जैसे अनेक संस्कृति नायक इस रूप में प्रस्तुत किए जाने लगते हैं जैसे कि मुख्य धारा की संस्कृति ने उनके महत्व को कम करने के लिए कोई बड़े सुनियोजित षड्यंत्र रचे थे। पैरा औपनिवेशिक दौर में भारतीय संस्कृति की प्रतीकात्मक व्याख्या का आधार उसे यथासंभव वैज्ञानिक और तर्कसंगत बनाना था। इस संदर्भ में भारतीय संस्कृति की सभ्यता मूलक व्याख्या की ओर भी रुख किया गया। इसका एक कारण यह था कि पश्चिमी विद्वान भारतीय संस्कृति की जो व्याख्या कर रहे थे उसका उद्देश्य पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता को प्रमाणित करना अधिक था। इससे यह विचार पैदा हुआ कि पश्चिमी सभ्यता के अमानवीय रूपों को सामने रखते हुए भारतीय सभ्यता के मानवीय पक्षों को उभारा जाए। पैरा 1909 में प्रकाशित महात्मा गांधी के हिंदी स्वराज में पहली दफा भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता का इतना
तर्कसंगत विमर्श सामने आता है विराम। इससे पहले के मनीषियों ने भारतीय सभ्यता को आध्यात्मिक रूप में ही पश्चिमी सभ्यता से श्रेष्ठ साबित करने की बात को अधिक महत्व दिया था विराम। लेकिन महात्मा गांधी ने उसे सामाजिक एवं आर्थिक धरातल पर भी श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने तर्क विकसित किए विराम। उन्होंने भारतीय सभ्यता की प्राकृतिक जीवन शैली को महत्व देने की बात को पूरे विश्व के सामने रखा और उसे पश्चिमी सभ्यता के विकृत और अमानवीय रूपों की तुलना में बेहतर बताया। पूर्ण विराम।